welcome to Physica Tube. In this video, I will discuss MCQs based on liquid drop model. लास्ट वीडियो में मैंने लिक्विड ड्रॉप मॉडल डिस्कस करा था और इसके बेसिस पे जितने भी MCQs क्वेश्चंस बनते हैं जो वेरियस एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं ऑलरेडी, वो मैंने सारे कंपाइल करके इस वीडियो में डिस्कस करने हैं. सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा. वॉच द वीडियो टिल एंड. Let us start with the first question. The first question is, according to the liquid drop model, the contribution of the surface energy term to the binding energy is proportional to. So जो surface energy term होती है liquid drop model के अंदर, that is decreased from the volume term. Binding energy, जब यहाँ पे हम सेमी एम्पेरिकल मास फॉर्मूला लगाते हैं, बाइंडिंग एनर्जी निकालते हैं, द फर्स्ट टर्म इज़ वॉल्यूम टर्म. एंड क्योंकि वॉल्यूम टर्म में हम सारे ही न्यूक्लियॉन्स की इंटरेक्शंस एज्यूम करते हैं, बट द न्यूक्लियॉन्स विच आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस, उनकी ऊपर जो फोर्सेस या इंटरेक्शंस जो उनकी होती हैं दूसरे न्यूक्लियॉन्स के साथ, दूसरे प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन के साथ, क्योंकि दे आर नॉट डीप इनसाइड द न्यूक्लियस, वो सरफेस पे होते हैं तो उन पे सिर्फ एक साइड से इंटरेक्शंस लग रही होती हैं, बट जो अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं उनके ऊपर सभी साइड से लग रही होती हैं. इसलिए ये जो वॉल्यूम टर्म में हम सबकी जो कंट्रीब्यूशन एज्यूम करते हैं दैट इज़ ओवर एज्यूम्ड, तो वो हमें डिक्रीज़ करनी पड़ती है विच इज़ प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया ऑफ द न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस को हम एज अ स्फीयर लेते हैं. ठीक है, तो स्फीयर जो है उसका सरफेस एरिया आपको पता है दैट इज़ इक्वल टू 4πr², और यहाँ पे r जो है दैट इज़ रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस, और रेडियस की वैल्यू आपको पता है r इज़ इक्वल टू r0 a⁻1/3 होती है इन केस ऑफ न्यूक्लियस. जब अगर आप उसको स्फीयर लेते हैं तो ये रेडियस की वैल्यू होती है. जब r की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है, इसको स्मॉल r लिख लो, तो यहाँ पे आपका सरफेस एनर्जी जो आएगी मींस बाइंडिंग एनर्जी में जो सरफेस एनर्जी टर्म की कंट्रीब्यूशन है B2 लिख दो या फिर BS लिख दो, दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू, जब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे r की वैल्यू तो कितना आएगा r0² a⁻2/3. सो इट इज़ प्रोपोर्शनल टू a⁻2/3, और यहाँ पे एक माइनस टर्म लग जाती है क्योंकि हम इस कंट्रीब्यूशन को जो वॉल्यूम टर्म है उसमें से माइनस करते हैं. ठीक है, और इसलिए यहाँ पे जो इसका आंसर आएगा दैट इज़ ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी टर्म्स डज नॉट कंट्रीब्यूट इन द बाइंडिंग एनर्जी फॉर्मूला डिराइव्ड यूजिंग लिक्विड ड्रॉप मॉडल फॉर न्यूक्लियस. सो जो बाइंडिंग एनर्जी फॉर्मूला है उसमें टोटल 5 टर्म्स होती हैं. फर्स्ट टर्म इज़ वॉल्यूम टर्म, देन सरफेस एनर्जी टर्म, देन कूलम एनर्जी टर्म, और उसके बाद 2 करेक्शन टर्म्स होती हैं. वन इज़ कॉल्ड असमिट्री एनर्जी एंड सेकंड इज़ कॉल्ड पेयरिंग टर्म. ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो सरफेस एनर्जी टर्म प्रेजेंट है, असमिट्री टर्म भी उसमें होती है, कूलम भी होती है. सो ये जो ऑप्शन सी है दिस इज़ नॉट प्रेजेंट इन द बाइंडिंग एनर्जी फॉर्मूला. सो इसका आंसर जो है दैट इज़ ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्टेबल न्यूक्लियस हैज़, जो न्यूक्लियस स्टेबल होता है, जो हम बाइंडिंग एनर्जी फार्मूला में पेयरिंग एनर्जी टर्म की बात करते हैं विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड ऑड इवन इफेक्ट. तो जो स्टेबल न्यूक्लियस होता है उसके अंदर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स जो होते हैं दे आर इवन इन नंबर. सो इफ़ द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर इवन द न्यूक्लियस इज़ मोस्ट स्टेबल, एंड इफ़ द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर ऑड इन नंबर देन द न्यूक्लियस इज़ लीस्ट स्टेबल. तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियाई विद मैजिक नंबर आर. तो जितने भी न्यूक्लियाई हैं जिनके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर इक्वल टू मैजिक नंबर दैट इज़ इक्वल टू 2, 8, 20, 28, 50. ठीक है, जो मैजिक नंबर होते हैं 82. तो अगर मैजिक नंबर के इक्वल है न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स या प्रोटॉन्स, तो उस केस में जो न्यूक्लियाई हैं दे आर स्टेबल, सो दे आर मोस्ट स्टेबल. सो इट मीन्स इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, मैजिक नंबर आर सर्टन नंबर्स विच आर. तो जो मैजिक नंबर है इसकी डेफिनेशन से हम बोल सकते हैं कि मैजिक नंबर इज़ अ नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स मीन्स ईदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स such that they are arranged into complete shells within the atomic nucleus.
सो मैजिक नंबर जो होते हैं दे आर ईदर इक्वल टू z मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन और इक्वल टू n वैल्यू मीन्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो जो नंबर है 2, 8, 20, 28, 50, 82 न्यूट्रॉन्स या प्रोटॉन्स में से किसी का भी नंबर इनके इक्वल हो जाए तो वो न्यूक्लियस जो है दैट इज़ कॉल्ड मैजिक न्यूक्लियस और वो स्टेबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियर फोर्सेस आ रही है। हमें पता है कि न्यूक्लियर फोर्स जो होती हैं दे आर द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस इन नेचर एंड दे आर शॉर्टेस्ट रेंज फोर्सेस। न्यूक्लियर फोर्सेस की रेंज जो होती है दैट इज़ इक्वल टू द साइज़ ऑफ द एटॉमिक न्यूक्लियस। जितना न्यूक्लियर का साइज़ है उसी के अंदर अंदर न्यूक्लियर फोर्सेस लगती हैं और इनकी जो रेंज होती है अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 फर्मी होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेमी एम्पिरिकल फार्मूला इज यूज्ड फॉर एक्सप्लेनिंग। सेमी एम्पिरिकल मास फार्मूला जो है ये हम निकालते हैं बाइंडिंग एनर्जी फार्मूला से। बाइंडिंग एनर्जी आपको पता है इट इज़ इक्वल टू द मास ऑफ सिंगल प्रोटोन इनटू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दैट इज इक्वल टू z प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन इनटू the number of neutrons that is equal to a minus z for a particular nucleus minus m that is the mass of the nucleus itself into c square। और यहाँ से हम m की वैल्यू निकालते हैं और m की जो वैल्यू आती है that is equal to mpz plus mn a minus z minus b over c square। this b is binding energy, so this formula is called semi empirical mass formula। और इस फार्मूले में यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी टर्म आ रही है। इट मीन्स यहाँ से भी क्लियर है कि जो सेमी एम्पिरिकल मास फार्मूला है इट इज़ यूजफुल फॉर एक्सप्लेनिंग द न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी एंड इट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ अजम्पशन दैट द न्यूक्लियस इज़ लाइक अ लिक्विड ड्रॉप। तो लिक्विड ड्रॉप मॉडल की हेल्प से हम इसको बाइंडिंग एनर्जी टर्म को फाइंड करते हैं। इसकी जो वैल्यू आती है वो इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं एंड देन अल्टीमेटली वी फाइंड द वैल्यू ऑफ द मास ऑफ द एटॉमिक न्यूक्लियस। सो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, इन अ लिक्विड ड्रॉप मॉडल इट इज़ अज्यूम्ड दैट। लिक्विड ड्रॉप मॉडल में हम न्यूक्लियस को एज अ ड्रॉप ऑफ लिक्विड कंसिडर करते हैं और फर्स्ट जो ऑप्शन है दैट इज़ न्यूक्लियॉन्स डू नॉट इंटरेक्ट विद ईच अदर। दिस इज़ रॉन्ग, क्योंकि अगर न्यूक्लियस को लिक्विड ड्रॉप ले रहे हैं तो उसके अंदर जो न्यूक्लियन होंगे वो ऑब्वियसली एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगी। उसके बाद बी एंड सी ऑप्शंस में है कि जो न्यूक्लियॉन्स हैं दे एक्सर्ट एन इन्फ्लुएंस ऑन वन अनदर। वन इज़ एट क्लोज रेंज एंड सेकंड इज़ एट लॉन्ग रेंज। सो लॉन्ग रेंज वाला ऑप्शन जो है दैट इज़ रॉन्ग, क्योंकि न्यूक्लियस जो हैं उनका जो रेंज होता है दैट इज़ स्मॉल, दैट इज़ इक्वल टू द रेंज ऑफ द न्यूक्लियर फोर्स। और न्यूक्लियर फोर्स की रेंज क्या होती है, जितना न्यूक्लियस का साइज़ होता है उसकी इक्वलेंट होती है। इसलिए वो क्लोज रेंज के अंदर ही एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर सकते हैं, कोई भी इन्फ्लुएंस एक्सर्ट कर सकते हैं। सो इट मीन्स इसका जो आंसर आएगा दैट इज़ ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिमेट्री टर्म इन सेमी एम्पिरिकल मास फार्मूला इज ड्यू टू। सो दिस टर्म इज बिकॉज ऑफ द अनइक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस। क्योंकि अकॉर्डिंग टू पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल अगर हम प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स बिकॉज बोथ आर द फर्मियंस अगर उनको अरेंज करें तो इन केस ऑफ प्रोटॉन्स देयर कुड बी मैक्सिमम 2 प्रोटॉन्स इन अ single state and maximum 2 neutrons in the single state। and similarly अगर number of protons and neutrons equal है then the system or the nucleus will have the maximum binding energy। but if I want to replace these protons with neutrons तो उस केस में क्या होगा कि दोनों protons जो है वो यहाँ पे चले जाएंगे and they will acquire a higher energy state। and इस केस में क्या हो जाएगा कि जो बाइंडिंग एनर्जी है इट विल डिक्रीज। सो इट मीन्स कि जब प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स का नंबर अनइक्वल हो जाएगा, इसको आप z भी लिख सकते हो, अगर वो अनइक्वल हो जाएगा तो बाइंडिंग एनर्जी जो है न्यूक्लियस की इट विल डिक्रीज एंड दैट इज़ वाई वी सब्ट्रैक्ट दिस असिमेट्री एनर्जी टर्म फ्रॉम द बाइंडिंग एनर्जी फार्मूला इन केस ऑफ लिक्विड ड्रॉप मॉडल। सो इसका जो आंसर ऑप्शन सी है दैट इज़ द करेक्ट आंसर। Next question, the energy released by the fission of one uranium atom is 200 MeV. The number of fissions required per second to produce 3.2 watt of power is।
सो हेयर वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ फिशंस, ठीक है। एक फिशन में जो एनर्जी रिलीज हो रही है दैट इज़ 200 MeV। सो लेट अस से द एनर्जी इज इक्वल टू Q विच इज़ इक्वल टू 200 MeV, ठीक है। पहले हम इसको जॉल में कन्वर्ट करेंगे। 200 M मीन्स मेगा 10⁻6 एंड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जॉल। सो दिस इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वन फिशन एंड टोटल जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है दैट इज़ 3.2 जॉल, और वी कैन से द पावर इज़ 3.2 जॉल पर सेकेंड, ठीक है, बिकॉज वाट इज इक्वल टू जॉल पर सेकेंड। एंड नंबर ऑफ फिशंस निकालने हैं, सो वी विल डिवाइड द पावर with the energy required for a single fission. So when we divide 3.2 with this whole factor Q, we will get N is equal to 10⁻11. So it means कि जो इतनी पावर प्रोड्यूस होगी 3.2 वाट, it will be for 10⁻11 fissions. So it means option B is correct. Next question, the contribution of Coulomb energy in the semi-empirical mass formula of a nucleus of mass number A and atomic number Z is of the form. So here we have to find the form of Coulomb energy in the semi-empirical mass formula. Semi-empirical mass formula जैसे मैंने पहले भी डिस्कस करा है फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन में, वहाँ पे हमें बाइंडिंग एनर्जी निकालनी होती है एंड बाइंडिंग एनर्जी हैज़ मैनी टर्म्स, कंट्रीब्यूशन ऑफ वॉल्यूम एनर्जी टर्म, देन सरफेस एनर्जी टर्म कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। उसके बाद हम कूलम एनर्जी जो है उसकी कंट्रीब्यूशन कंसिडर करते हैं। सो वी हैव टू फाइंड दिस टर्म। और क्योंकि हमें पता है कि कोई भी जो न्यूक्लियस है उसके अंदर न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स होते हैं, ऑल द प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज, सो देयर इज अ कूलम रिपल्शन बिटवीन द प्रोटॉन्स। और जब कूलम रिपल्शन की बात करेंगे सो देयर शुड बी मिनिमम 2 प्रोटॉन्स, ठीक है। तो अगर एक प्रोटॉन पेयर हम लें और उसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालें दैट इज़ इक्वल टू V, एंड इसका एक्सप्रेशन जो आएगा E²/4πε0 इंटू 1/r, वेयर R इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्रोटॉन्स, ठीक है। एंड दोनों प्रोटॉन्स के ऊपर जो चार्ज है दैट इज़ इक्वल टू +E. So this is the potential energy contribution for a single proton pair, and if a nucleus has atomic number Z, then number of proton pairs is equal to Z into Z-1/2. So अगर एक प्रोटॉन पेयर की ये कंट्रीब्यूशन एनर्जी की, तो अगर हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन पेयर्स इतने होंगे तो उस केस में जो हमारी कूलम एनर्जी बन जाएगी दैट इज़ इक्वल टू दिस V मल्टीप्लाइड बाय दिस टर्म, तो वो आ जाएगी। और वी कैन राइट दिस R एज R एवरेज विच इज़ द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द टू प्रोटॉन्स। एंड क्योंकि हमें पता है कि जो न्यूक्लियस है इट इज़ लाइक अ स्फीयर एंड इसका रेडियस जो न्यूक्लियस का होता है दैट इज़ इक्वल टू कैपिटल R, सो वी कैन टेक R एवरेज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द रेडियस ऑफ अ न्यूक्लियस। सो वी कैन रिप्लेस दिस R एवरेज विद दिस R, ठीक है। तो अगर यहाँ पे इसको R से रिप्लेस करेंगे वी विल गेट द वैल्यू E² दिस इज 8πε0 इन द डिनोमिनेटर एंड इन द न्यूमरेटर वी हैव Z into Z-1/R. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि जो R है रेडियस न्यूक्लियस का दैट इज इक्वल टू R0a⁻1/3, और यहाँ से हम इसकी वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे R की R0a⁻1/3 एंड देन जो कांस्टेंट टर्म्स यहाँ पे हैं जैसे E² है 8πε0 है, R0 भी कांस्टेंट है, लेट अस राइट दिस कांस्टेंट इक्वल टू A Z into Z-1/a⁻1/3, ठीक है। इसको a⁻1/3 से डिवाइड कर देंगे एंड दिस इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द कूलम एनर्जी टर्म टू द सेमी एम्पेरिकल मास फार्मूला। और जो इम्पॉर्टेंट थिंग है दैट इज़ कि हमें यहाँ पे माइनस साइन भी लेना होता है बिकॉज कि जो कूलम एनर्जी टर्म है दिस इज़ द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन बिटवीन द प्रोटॉन्स, तो ये बाइंडिंग एनर्जी में से माइनस हो जाएगा, टोटल जो इसका कंट्रीब्यूशन है बाइंडिंग एनर्जी में से माइनस हो जाता है बिकॉज दिस इज़ अ रिपल्शन टर्म। तो इसलिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज़ ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज न्यूक्लियाई विच आर अल्फा मीटर्स आर मोर लाइकली टू हैव मास नंबर ए सच दैट। सो जो अल्फा मीटर्स होते हैं, अल्फा पार्टिकल्स आर द हीलियम न्यूक्लियाई,
ठीक है। जो हीलियम है जिसके अंदर 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं, इसका न्यूक्लियस जो होता है दैट इज़ कॉल्ड अल्फा पार्टिकल, और उसको हीलियम आयन भी बोल देते हैं। तो जो हैवियर न्यूक्लियाई होते हैं विच हैव मास नंबर ग्रेटर दैन 200 दे इमिट अल्फा पार्टिकल्स एंड क्योंकि ये अज्यूम करा जाता है कि हैवी न्यूक्लियाई के अंदर जो अल्फा पार्टिकल्स हैं विच इज़ अ स्टेबल स्ट्रक्चर दैट इज़ ऑलरेडी प्रेजेंट देयर, और जब अल्फा पार्टिकल इमिट होता है तो जो न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो है उस पर्टिकुलर न्यूक्लियस की दैट विल इंक्रीज, एंड जितनी न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेट ज़्यादा होगी उतना न्यूक्लियस ज़्यादा स्टेबल होगा। तो अगर अल्फ़ा पार्टिकल इमिशन होने के बाद न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो इंक्रीज हो रही है, इट मीन्स द न्यूक्लियस इज़ गोइंग टुवार्ड्स अ मोर स्टेबल न्यूक्लियस, तो डॉटर न्यूक्लियस ज़्यादा स्टेबल होगा। इसलिए यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा कि जिनके मास नंबर 200 से ज़्यादा होते हैं वो न्यूक्लियाई अल्फा मीटर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द सेमी एम्पिरिकल फार्मूला द ऑब्जर्व्ड पैरिटी ऑफ ऑड जेड एंड ऑड एन न्यूक्लियाई इन नेचर टेकन केयर ऑफ बाय। तो ऑड जेड एंड ऑड एन जो न्यूक्लियाई हैं दिस इज टेकन केयर बाय द पेयरिंग टर्म, हम इसको पेयरिंग टर्म भी बोलते हैं विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड द करेक्शन टर्म in case of the liquid drop model, and it is also called the odd even effect. So I have already explained कि अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स दोनों इवन हो तो मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस होता है, दोनों ऑड हो जाएं देयर द न्यूक्लियस इज कॉल्ड लीस्ट स्टेबल, एंड जो टर्म होती है पेयरिंग टर्म दैट इज प्रोपोर्शनल टू ए डेल्टा ओवर ए पावर 3/4, तो इसलिए इसको डेल्टा टर्म भी बोल देते हैं। सो दिस इज द राइट आंसर, डेल्टा टर्म। नेक्स्ट इज द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ न्यूक्लियस। यहाँ पे हमें बाइंडिंग एनर्जी का एक्सप्रेशन निकालना है जो हम सेमी एम्पिरिकल मास फार्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं बाइंडिंग एनर्जी की, और हमें पता है कि फर्स्ट टर्म वॉल्यूम टर्म होती है विच इज़ देयर इन ऑल द 4 ऑप्शंस। नेक्स्ट जो है होती है सरफेस एनर्जी टर्म दैट इज़ नेगेटिव, क्योंकि हम सरफेस एनर्जी का जो कंट्रीब्यूशन है वो माइनस कर देते हैं वॉल्यूम एनर्जी टर्म में से। इट मीन्स के सेकेंड एंड थर्ड जो ऑप्शन है दैट इज़ रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे प्लस साइन आ रहा है, तो आंसर हमारा ए और डी ऑप्शन में से एक आएगा। अब नेक्स्ट चीज़ देख लेते हैं कि जो सरफेस एनर्जी टर्म होती है बी एस, इट इज़ प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर मीन्स कि सरफेस एरिया ऑफ द न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस को हम एज अ स्फीयर लेते हैं, और यहाँ पे अब आर की वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट करें आर नॉट इंटू ए पावर 1/3, तो इट मीन्स कि जो सरफेस एनर्जी टर्म आएगी इन द बाइंडिंग एनर्जी दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू, ये हो जाएगा 4 पाई आर नॉट स्क्वेयर ए पावर 2/3। So it means this term, if this is a constant, so surface energy term is proportional to a power 2/3, but अगर फोर्थ ऑप्शन में देखें तो it is proportional to a power 1/3, it means that fourth option is also wrong. So right answer is option A. This term is volume term, this is surface energy term, this is Coulomb energy term, अभी previous हमने एक क्वेश्चन में डिस्कस करा है, and this is the asymmetry energy and pairing energy term. So इसमें the option A is correct. Next question, when uranium is bombarded with energetic neutrons, the nuclear fission is caused according to this reaction. और यहाँ पे हमें x बताना है क्या होगा, तो according to conservation of Z, that is the atomic number and mass number, अगर आप चेक करोगे तो जो x का एटॉमिक नंबर आएगा दैट इज़ 36 और मास नंबर जो आएगा दैट इज़ 88, एंड दिस एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर जो है इट एग्रीज विद दिस ऑप्शन ए, ये क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर और मास नंबर है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज फिशन कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन्ड बाय ऑप्शन ए शेल मॉडल, ऑप्शन बी लिक्विड ड्रॉप मॉडल, ऑप्शन सी थॉम्सन मॉडल, or none of the nuclear models. So as we know that nuclear fission is a phenomena in which a nucleus breaks into 2 or more smaller nuclei. So out of these 4 options, liquid drop model, it explains the fission phenomena. As we know that a liquid drop, when oscillations takes place in the liquid drop, it splits into 2 or more parts, as you can see on the left hand side. Similarly,
In case of a nucleus, when the distortions takes place or oscillation takes place, the nucleus splits into two or more smaller nuclei. So it is the similar phenomena as the splitting of a drop of liquid. That is why the nuclear fission phenomena is explained with the help of liquid drop model. So that is all about the MCQs on the basis of liquid drop model. Thank you.